तो स्वागत है आपका राजस्थान इतिहास की अमेजिंग क्लास में। राजस्थान इतिहास की पिछली क्लास में हमने राजस्थान इतिहास का संपूर्ण सिलेबस डिस्कशन किया था। पर समय समय पर आए राजनीतिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों के आधार पर हमने राजस्थान इतिहास को 3 भागों में बांटा था: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आज के इस क्लास में हम प्राचीन काल स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, प्राचीन काल अगर हम भारतीय इतिहास की दृष्टि से देखें तो प्राचीन काल बहुत बड़ा है। और अगर हम इसी को राजस्थान इतिहास की दृष्टि से देखें तो प्राचीन काल में हमें सिर्फ सभ्यताएं पढ़नी है। सभ्यताओं से आपके 90% क्वेश्चन, अगर मतलब 10% क्वेश्चन, ऑलमोस्ट क्वेश्चनों में से अगर हिस्ट्री के 10% क्वेश्चन प्राचीन इतिहास में से आएंगे तो उसमें से 8 सवाल, मतलब 10 सवाल अगर प्राचीन इतिहास में से आए तो उसमें से 8 सवाल आपके सभ्यताओं में से ही आएंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा प्राचीन इतिहास में सभ्यताओं के बारे में ध्यान रखना है। तो आज के इस क्लास में हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं राजस्थान इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री। और राजस्थान हिस्ट्री में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल, देखो, प्राचीन काल को हम लिपि के आधार पर बांटते हैं। लिपि के आधार पर हम प्राचीन काल को या फिर इतिहास के कालों को 3 भागों में बांटते हैं। एक तो प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्र ऐतिहासिक काल या फिर औद्र ऐतिहासिक काल, और या फिर उसके बाद आता है 3rd नंबर पर ऐतिहासिक काल। इन 3 भागों में हम प्राचीन इतिहास को या फिर इतिहास के कालों को बांटते हैं। और ये इसका आधार क्या है, तो इसको हम लिपि के आधार पर बांटते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें कोई भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद जो औद्र ऐतिहासिक काल या फिर आद्र ऐतिहासिक काल है उसमें हमें लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए, परंतु वो सब अपठनीय है, मतलब उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया। और उसके बाद जो ऐतिहासिक काल में जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए वो पठनीय भी है, मतलब हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं और उनको समझ भी सकते हैं। तो प्राचीन काल या फिर इतिहास के काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो हो गया प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, आद्र ऐतिहासिक काल, या फिर औद्र ऐतिहासिक काल, और लास्ट में आता है ऐतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल या फिर इन इतिहास के कालों को किन दृष्टि से बांटा, तो लिपि के आधार पर बांटा। प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले। आद्र ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो मिले पर अपठनीय है वो, मतलब उनको हम पढ़ नहीं सकते, अभी तक पढ़ा नहीं गया। और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य भी मिले और वो पठनीय भी है। अब इस प्रागैतिहासिक काल या फिर पाषाण काल को हम वापस 3 भागों में बांटते हैं। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की खोज हुई, और नव पाषाण काल में स्थायी निवास और कृषि व व्यापार की खोज हुई। तो यहाँ तक आपको देखना है कि प्रागैतिहासिक काल को भी हम 3 भागों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की खोज हुई, और नव पाषाण काल में कृषि की खोज हुई। आद्र ऐतिहासिक काल को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक सिंधु घाटी सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में बांटते हैं। एक ऋग्वैदिक काल
और एक उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ तक हमने देख लिया। उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब इन सब से राजस्थान हिस्ट्री का क्या रिलेशन है? तो राजस्थान हिस्ट्री में हमें सब मतलब मोस्टली सभ्यताओं के बारे में ही पढ़ना है प्राचीन काल में। तो अब इसमें से जो पाषाण काल मतलब ताम्रयुगीन, इसमें आपको प्राचीन काल में सभ्यताओं में पढ़ने हैं राजस्थान में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं। एक तो ताम्रयुगीन सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता, और जो सभ्यताओं के बारे में डिटेल्स हैं उनके बारे में ही पढ़ना है। अभी तक हमने देखा कि प्राचीन काल को हम लिपि के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में। प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिले, आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो मिले पर वो अपठनीय है, अभी तक हमने उन्हें पढ़ा नहीं है। ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी मिले और वो पठनीय भी थे। तो यहाँ तक आपने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी लोहयुगीन सभ्यताएं हैं और राजस्थान में कौन कौन सी ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं। ये लोहयुगीन सभ्यता और ताम्रयुगीन सभ्यता का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो जब ये सिर्फ हथियारों के आधार पर है, मतलब मानवों ने हथियारों में मतलब अपने सामाजिक जीवन में कौन कौन से जिन पदार्थों का यूज़ किया उसके आधार पर इन सभ्यताओं का बंटवारा कर रखा है। सबसे पहले मनुष्य ने यूज़ करना शुरू किया पत्थर का, और फिर वो धातु पर आए। धातु में सबसे पहले उसने यूज़ की तांबा ये वह धातु है जो मनुष्य द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया। उसके बाद उसने यूज़ करना शुरू किया तांबा व कांसा। यह कांसा होता क्या है? तो कांसा एक मिश्र धातु होता है जो तांबे व टीन के मदद से मतलब इनको मिक्स करके बनता है। टीन मतलब जस्ता, ठीक है क्या? उसके बाद धातु में नेक्स्ट आता है हमारा लोहा। तो प्रारंभिक मानव ने जब पत्थर का यूज किया तो उसे हम पाषाण काल कहते हैं या फिर पाषाण युग कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि रातों रात मनुष्य पत्थर से तांबे पर शिफ्ट हो गया। उनके बीच में कुछ ऐसा काल भी रहा जिसमें मनुष्य तांबा और पत्थर दोनों का मिक्स में यूज करता था। तो वो सभ्यता कहलाई ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण युग। उसके बाद में सिर्फ तांबा जब मनुष्य यूज करने लगा तो उसे हम कहते हैं ताम्र युग। उसके बाद जब मनुष्य तांबा व कांसा दोनों साथ में यूज करता था तो उस सभ्यता को या फिर उस काल को हम ताम्र कांस्य युग कहते हैं। और लास्टली जब मनुष्य लोहा यूज करना शुरू कर दिया तो उसे हम लोहयुगीन सभ्यता या फिर लोह युग कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको पता चल गया होगा कि ये पाषाण युग, ताम्र युग, ताम्रकांस्य युग या फिर लोह युग होता क्या है। तो इस तरीके से अब राजस्थान में कौन कौन सी ताम्रयुगीन सभ्यता और कौन कौन सी लोहयुगीन सभ्यता थी उसके बारे में हम जानेंगे, और उसके बाद से हम एक एक सभ्यताओं के बारे में इंडिविजुअली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता। राजस्थान में कौन कौन सी ताम्रयुगीन सभ्यता थी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे पहले जो सभ्यता आती है वो है गणेश्वर सभ्यता, सीकर में है। गणेश्वर सभ्यता जो कि कांतली नदी के किनारे सीकर में है। पहले नीम के थाना में चली गई थी, अब वापस जब झीलों का निर्माण मतलब झीलें निरस्त कर दिए गए तो वो वापस सीकर में आ गई। गणेश्वर सभ्यता जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है वह सीकर जिले में है। उसके बाद आती है अपनी कालीबंगा और रंगमहल। ये दोनों सभ्यता कहाँ आती है? तो ये दोनों सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद आती है अपनी आहट सभ्यता और बालाथल सभ्यता। ये दोनों कहाँ आती है? तो ये दोनों सभ्यता उदयपुर में है। उसके बाद आती है अपनी तिलवाड़ा सभ्यता जो बाड़मेर में है। तिलवाड़ा, बाड़मेर, और लास्ट आती है अपनी भागौर सभ्यता जो भीलवाड़ा में है।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ताम्रयुगीन सभ्यता हैं जो राजस्थान से रिलेटेड या फिर राजस्थान में स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं लोह युगीन सभ्यता कौन कौन सी हैं राजस्थान में। लोह युगीन सभ्यताओं में सबसे पहले नाम आता है रेड सभ्यता, जो कि टोंक में है। रेड सभ्यता जो कि टोंक में है। उसके बाद आती है अपनी बैराट सभ्यता, सोनारी सभ्यता। बैराट सभ्यता जो जयपुर में है। नोह सभ्यता, नगरी सभ्यता, नगर सभ्यता आदि ये जो सभ्यताएं हैं वो मतलब लोह युगीन सभ्यताएं हैं। नगरी चित्तौड़गढ़ में है और नगर टोंक में है। ये जो नौ है वो भरतपुर में है। उसके बाद सोनारी झुंझुनू में। उसके बाद एक सभ्यता आती है जोधपुरा सभ्यता। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। तो ये हमारी सभ्यता होगी, एक ताम्रयुगीन सभ्यताएं और लोह युगीन सभ्यता। ये मेन सभ्यताएं जो आपको याद करनी है। इसके अलावा भी कुछ सभ्यताएं हैं जिनको आपको याद करना है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम गणेश्वर सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। तो अब हम सभ्यता पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले भारतीय पुरातात्विक विभाग या फिर भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई। तो भारतीय पुरातात्विक विभाग इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना एक कनिंघम या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। और कब की? तो ये की 1861 में। और इसका पुनर्गठन 1902 में किया गया जॉन मार्शल द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान पुरातत्व विभाग की स्थापना 1960 में की गई। राजस्थान पुरातत्व विभाग जिसकी स्थापना 1950 में की गई। और एक नाम आता है 1871 में C.L. कार्लाइल। इन्हें राजस्थान में पुरातात्विक कार्यों का जन्मदाता या फिर राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक कार्यों की शुरुआत इन्होंने की। कार्यों की शुरुआत। तो यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देख लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली सभ्यता गणेश्वर सभ्यता, जिसे हम ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। देखो सभ्यताओं में सबसे पहले हमने मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें क्या क्या पढ़ना है? तो मोस्टली सभ्यताओं की लोकेशन पूछी जाती है, किस नदी के किनारे है वो पूछी जाती है, इनके उपनाम पूछे जाते हैं और इनके खोजकर्ता कौन कौन है उसके बारे में पूछा जाता है। तो मेनली हम उन्हीं टॉपिक्स पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता। अब हम देखेंगे सबसे पहले इसकी स्थिति, ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, इनके खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता या फिर उत्खननकर्ता कौन है, और इसके उपनाम देखेंगे।
तो सबसे पहले इसकी स्थिति आपको पता है कि ये सीकर जिले में स्थित है, सीकर जिले के नीम के थाने में। नदी कौन सी है? तो कांतली नदी। खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता इसके सबसे पहले खोजकर्ता तो विनय कुमार RC अग्रवाल और विनय कुमार है। उपनाम अगर पूछे तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने सबसे पहले प्राचीन काल स्टार्ट कर लिया था और उसमें हमने गणेश युग सभ्यता के बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन देखा। कल की क्लास में हम गणेश युग सभ्यता वो कालीबंगा सभ्यता 2 सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।